अगर आप फार्मेसी के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं या फार्मासिस्ट के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया के अंदर आप फार्मासिस्ट हैं और आप जर्मनी में मूव होना चाहते हैं, फार्मेसी बनाना चाहते हैं या एज आ फार्मासिस्ट अपने कैरियर को परसू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। स्टे ट्यून। डॉक्टर साहब, एक ऑफर मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। अगर कोई इंडिया या पाकिस्तान से कोई मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन हैं जो इमरजेंसी में वहाँ से नहीं मिलेगी और वो करना चाहते हैं पाकिस्तान में, उसको मंगवाना चाह रहे हैं, इंडिया में मंगवाना चाह किसी और मुल्क में मंगवाना चाह रहे हैं, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को जो वहाँ से देख रहे हैं उनके लिए इमरजेंसी मेडिसिन भिजवा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आदिल खुशी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब। इनको आपने मेरी एक पहली वीडियो में देखा होगा कि आप अगर जर्मनी के अंदर छोटी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर इलियास को मैंने दोबारा दावत दी है क्योंकि इन्होंने नई फार्मा प्रोमो में देख चुके होंगे कि आज हमारा हॉट टॉपिक है। आज बेसिकली डॉक्टर साहब ने फार्मेसी अपनी स्टार्ट की है, पहले ये फार्मासिस्ट थे, तो हम आज इनसे इनका जर्नी पूछने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरह से यहाँ तक ये फार्मेसी खोलने का प्लान इनका कैसा बना, उसके लिए कितना सरमाया दरकार है, क्या क्या मुश्किलात पेश आई और कितने ज़बरदस्त तरीके से अभी आप प्रोमो में देख चुके होंगे कि फार्मेसी का सेटअप कैसा है। तो आए डॉक्टर साहब से पहले पूछते हैं कि पहले उन्होंने जो पाक इंडिया शॉप का बिजनेस कर रहे थे वो उन्होंने क्विट कर दिया, अभी ये फार्मेसी की तरफ क्यों आए हैं? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दोबारा टाइम दिया। तो ज़रा बताएं जी, आप किस तरह से आपका पाक इंडिया शॉप से आप यहाँ इसमें शिफ्ट होते हैं? पाक इंडिया शॉप एक ग्रोसरी शॉप थी जो कि मेरी फील्ड नहीं थी। तो फिर लेटर ऑन मैंने सोचा कि मैं अपनी फील्ड की तरफ आता हूँ और अपनी फील्ड में बिजनेस करता हूँ। तो इस वजह से वहाँ से मैंने स्विच करके फिर मैं फार्मेसी की तरफ आया हूँ। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मेरी ये फील्ड है, इसमें मेरा एक्सपीरियंस है 5 सालों का। तो मैंने सोचा कि इसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो माशाल्लाह एक मैंने पहले भी पिछली वीडियो में शायद बताया हुआ है कि आप पाकिस्तान के पहले पाकिस्तानी है जिन्होंने यहाँ पे जो एक फार्मासिस्ट हैं। तो वो बताएं ज़रा, वो इस तरह से अगर वो किसी ने फार्मेसी खोलनी है तो रजिस्टर फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है यहाँ पे? यहाँ जर्मनी में ये रिक्वायरमेंट है कि जो ओनर है फार्मेसी का वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना उसका जरूरी है। ठीक है। अगर कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है तो वो फार्मेसी नहीं बना सकता जर्मनी में। और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जर्मनी में मैक्सिमम 4 फार्मेसिस्ट बना सकता है। अगर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन है, अगर आप रजिस्टर हैं तो 4 कहीं पे भी मैक्सिमम 4 फार्मेसिस्ट आप जर्मनी में बना सकते हैं। तो वहाँ पे फिर अगर लेट्स सपोज यहाँ पे तो जर्मनी के अंदर जो रूल है कि हर फार्मेसी पे एट अ टाइम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर अगर आपने अगर 2 3 4 खोलनी है तो उसमें भी फिर आपके पास फिर 2 3 और हायरिंग करनी पड़ेगी आपको? जी, आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हायर करना पड़ेगा। अब वो बिजनेस आपके नाम पे ही होगा, लेकिन उसमें जो आप की फार्मेसी की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो आगे फिर आप किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को हायर करके उसको आप वो रिस्पांसिबिलिटी दे सकते हैं। फिर उस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का वहाँ पे मौजूद होना जरूरी होता है। वर्किंग आवर्स में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का एक फार्मेसी पे होना जरूरी होता है। चलें, तो अभी वो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर लेट्स सपोज अगर किसी बंदे का दिल कर रहा है जी मैंने फार्मेसी बनानी है, जी। अगर लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन पूछता है जी, वो इंडिया अक्सर पाकिस्तान में जो इंडिया में या बांग्लादेश में जो हमारे देसी बहन भाई हैं उनका होता है कि जी हम बिजनेस वीजे पे आ जाएं या बिजनेस करना चाहते हैं, जो वहाँ पे फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं, बाकी जो इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं या जो दूसरी IT के बंदे हैं वो तो डायरेक्ट आ सकते हैं, लेकिन जो फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने मुल्कों में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं या डी फार्मेसी पड़ी हुई है, वो अगर वो आना चाहें यहाँ पे और आके वो अगर उनका प्लान हो जी हम अपनी फार्मेसी बना लेंगे, तो उसका भी प्रोसेस बताएंगे। क्या वो वहाँ पे अपनी डिग्री काट के यहाँ पे आके कर सकते हैं अपना इस तरह से बिजनेस या कोई प्रॉब्लम है उसके लिए? सबसे पहले तो यहाँ पे उनको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना पड़ेगा, उसके बाद वो फार्मेसी बना सकते हैं। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए कोई एग्जाम है या जिस तरह वो होता है कि ये जिस तरह इंजीनियरिंग काउंसिल का एक एग्जाम देना आपने कर लिया या डॉक्टर्स के लिए आपने टेस्ट पास करना है, इस तरह से कोई टेस्ट है या आपने कोई डिग्री लेनी है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट पढ़ने के लिए? नहीं, फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स का सेम प्रोसेस है कि
यहाँ पे आके 2-3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपने जो लैंग्वेज है उसका एक सर्टेन जो पॉइंट है वो अचीव करना है। वो क्या है? पहला पॉइंट है आपने B2 पास करना है, B2 का एग्जाम पास करना है, और उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट आता है जो C1 लेवल के इक्विवेलेंट होता है, उसको जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं फाक्सप्राउफरूफुंग। ब्रूफलिश जो लैंग्वेज होती है। हाँ जी, वो स्पेसिफिकली जो है वो बेरूफ के यानी के ऑक्यूपेशन के रिलेटेड उसका फोकस होता है, और उस C1 के इक्विवेलेंट होती है। वो आपने पास करनी है, और देन फिर आप एलिजिबल होंगे, आप जो जो एग्जाम है, जो मेडिकल फार्मेसी एग्जाम है, जो बड़ा एग्जाम है, वो जो एग्जाम देना उससे पहले जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की वो कितनी है? एजुकेशन की रिक्वायरमेंट तो 5 साल की डिग्री है। 5 साल का, या बैचलर जो है पाकिस्तान का तो वो तो 4 साल का, फॉर एग्जाम्पल डी फार्मेसी जिन्होंने की हो 5 साल की है। ओके सॉरी, तो वो जो 5 साल की डी फार्मेसी अपने अपने मुल्कों में की हो, तो यहाँ पे आके आप लैंग्वेज करें से साइंस तक, उसके बाद फिर वो जो टेस्ट की तैयारी है वो बंदा प्राइवेट खुद भी कर सकता है, या उसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना पड़ता है? उसकी तैयारी आप खुद कर सकते हैं। मैं वो वाहिद फार्मासिस्ट हूँ जिसने खुद तैयारी की थी। ओके, बगैर किसी इंस्टीट्यूट के, बगैर किसी की हेल्प के। लेकिन मेरे अलावा जो बाकी फार्मासिस्ट हैं वो जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो किसी एकेडमी में जाएं, वहाँ पे एकेडमीज हैं, यहाँ पे एकेडमीज हैं बिल्कुल, और मतलब किस तरह के कोर्सेज हैं, एकेडमीज हैं, सारा कुछ है जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं और लर्निंग कर सकते हैं। लेकिन मैं वो वाहिद फार्मासिस्ट हूँ जिसने विदाउट किसी एकेडमी को अटेंड किए, विदाउट किसी की हेल्प लिए, खुद से तैयारी करके मैं पास हुआ था, और पहला पाकिस्तानी हूँ जो मैं रजिस्टर फार्मासिस्ट बना, और अभी उसके बाद फिर और 1-2 लोग बने हैं। चले, मतलब बेस सीढ़ी बना दी। तो मेरा अगला सवाल ये है कि डी फार्मेसी अपने अपने मुल्कों में की हुई है, यहाँ पे आके तकरीबन 1 साल लग जाता है साइंस तक करने में, और टेस्ट के लिए, तैयारी के लिए नॉर्मल अगर आप एकेडमी के बगैर करें तो 6 माह में हो सकती है कि नहीं? 6 महीने में हो सकती है अगर आप डेली के 10-12 घंटे पढ़ें तो मतलब 1 साल और भी आप टेस्ट की तैयारी में चला जाए। तो वो जो टेस्ट आपने देना है उसकी कोई फीस वगैरह भी होती है, या उसकी फीस होती है, लेकिन वो मामूली फीस है, 400 से 500 यूरो था एक अटेम्प्ट की। मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स हैं, मतलब 3 अटेम्प्ट्स में आपने ये पास करना है। हाँ जी। और अगर खुदा ना खासा फेल हो जाए तो? अगर 3 अटेम्प्ट्स में नहीं पास कर सकते तो फिर आपके लिए दरवाजे बंद हैं। तो मतलब है ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ मतलब ਤੁਸੀਂ बहुत निकम्मे हो। फिर आप कंट्री चेंज कर सकते हैं, या और मुख्तलिफ कुछ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप डी फार्मेसी अचीवेबल है। मतलब अगर डॉक्टर साहब कर सकते हैं भाई तो दुनिया हर बंदा कर सकता है। मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह के आप कह लें कि इतने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, नॉर्मल जो पाकिस्तान में स्टूडेंट, हर बंदा जो डिग्री कर सकता है वो कर सकता है, वो सारा कुछ कर सकता है। मतलब ये नहीं है कि बंदा सोचे जी मैंने 3.9 CGPA लिया होगा तो मैं कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं कर। लगन हो, मेहनत हो तो कुछ भी पॉसिबल। जिसने डिग्री कर ली है वो ये भी कर सकता है, आल्दो के मेहनत काफी करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, और जो है ना ये सारी चीजें हैं, मोटिवेशन चाहिए होती है इस चीज को। जो लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जो है वो कह लें कि सबसे डिफिकल्ट स्टेप लैंग्वेज है, और क्योंकि जो आपके एग्जाम होने हैं वो जर्मन लैंग्वेज में है। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज अच्छी है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ भाई, इसके मैं बता दूं भाई, जर्मन लैंग्वेज सीखने से आती है। अगर आप कहें ना ये 10 साल आप रह लें और आपको लैंग्वेज आ जाए, उसकी जिंदा मिसाल भाई मैं आपके सामने बैठा हूँ, 10 साल मुझे होने वाले हैं, तो मुझे इतनी को आती है कि यहाँ पे गुजारा कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसी चीज है, क्योंकि मैं IT का बंदा हूँ, तो IT में तो ये है कि हमारा काम चल रहा है। अगर आपको रोजी रोटी का मसला बना हो तो लैंग्वेज आप साल के अंदर बहुत कमाल के सीख सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। डॉक्टर साहब अब आते हैं जो सबसे बड़ा मसला है, ये बेसिकली फाइनेंस चाहिए होता है ना, आपने ये फार्मेसी बनानी है तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो कम अज कम अगर 2-3 लाख यूरो आपको चाहिए, तो वो जो 2-3 लाख यूरो है, अगर लेट्स पहले आप ये बताएं, अगर एक नॉर्मल फार्मेसी बनानी है तो उसके लिए पहले तो ये बताएं कि कितने पैसे, मतलब कितने यूरोस चाहिए। और अगर लेट्स सपोज अगर यूरो खुद के पास तो नॉर्मली इतने 2-2.5 लाख यूरो तो नहीं होगा, तो उसको अगर लेट्स सपोज किस तरह से अचीवेबल है कि आप इतने पैसे इकट्ठे कर सकें। तो ये जरा आपने अभी रिसेंटली किया है कि 2 महीने हुए हैं, तो जरा गाइड करें ऑडियंस को कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं।
वैसे आपको डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी फार्मेसी बनाते हैं, उसमें आप कितना स्टॉक रखते हैं। ठीक है। आप 1 लाख से स्टार्ट होके उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बड़ी फार्मेसी और उसके कितनी वैरायटी रखते हैं, कितना कितना आप जो है वो प्रोडक्ट रखते हैं, उसकी इन्वेंट्री आप कितनी रखते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी पैसे आपको बैंक से भी लोन मिल सकती है, अगर आपको इंटरेस्ट का मसला नहीं है। बिल्कुल। अगर आपको इंटरेस्ट का मसला नहीं है, सूद का मसला नहीं है, तो आप बैंक से ले सकते हैं। और इंटरेस्ट जो रेट है वो 5-6% आज होता है। आजकल जो चल रहा है थोड़ी सी महंगाई यहाँ पे, ये बिल्कुल जंग की वजह से जो इंटरेस्ट रेट है काफी पीक है, 5.6 से 6 के बीच में लोन मिल रहा है आजकल। बिल्कुल, आज से 2-3 साल पहले बहुत कम होता था, 1%, 2% पे मिल बिल्कुल जाता था। 2% पे मिल जाता था। हम्म। तो अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन अगर किसी ने बिजनेस करना है तो फिर वो और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मसला नहीं है तो मतलब जिस फिर तरह तो हमारे जो इंडिया से या दूसरे मुल्कों से आ जी रहे हैं, जो रिलीजियस बिल्कुल, जिनका प्रॉब्लम नहीं है इंटरेस्ट जी का, बिल्कुल, तो फिर कोई इतना यहाँ पे जो लोन है, लोन मिलना बहुत इजी है आपके पास। बेसिकली जब लोन अप्लाई करना है, उस वक्त आपके पास कोई एक कंटिन्यूस इनकम होनी जी चाहिए, तो बिल्कुल। वो आप इजीली जाके किसी भी बैंक में जाके वो बताएं जी मुझे इस काम के लिए इतना लोन चाहिए, तो वो आपको 2-2.5 लाख यूरो तक इजीली मिल जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो भी आप बात कर रहे थे कि 1 लाख से लेकर 3-4 लाख तक वो खुल जाती है, तो उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ स्टॉक्स के हैं, तो वो ये कैसे बंदा मैनेज करता है, कैसे पता चलता है जी मैंने कुछ कैटेगरीज होती हैं कि इस कैटेगरी के हिसाब से अगर रखेंगे तो ये 1 लाख यूरो की बनेगी, ये कैटेगरी में जाएंगे तो 3-4 लाख, मतलब महंगी क्यों होती जाती है? सिर्फ स्टॉक रखने की वजह से महंगी हो हाँ जाती है या? जी बिल्कुल। स्टॉक आप जितनी वैरायटी बढ़ाएंगे तो उतना ज़ाहिर है उसकी अब जो है ना वो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और लोकेशन मैटर और करती है? लोकेशन लोकेशन की वजह से आपका जैसे रेंट है वो आप लोकेशन बेस्ड है। अगर आप बर्लिन से बाहर लेते हैं तो हो सकता है आपको 2000 की शॉप मिल जाए। 2,000 यूरो पर मंथ के हिसाब हाँ, से। और बर्लिन में लेंगे तो आपको 4-5 हज़ार से नीचे शॉप मिलना मुश्किल है। 4-5 हजार यूरो पे जो नॉर्मल जो रोड्स हैं, मेन रोड्स हैं, या जो फॉर एग्जांपल एक जैसे ये क्रंकन हाउस है, फॉर एग्जांपल एक, और क्रंकन हाउस के पास कोई रोड होगी तो उसकी भी तो बहुत महंगी होनी होगी ना, नहीं या एक्चुअली उसकी जो सेल भी नहीं ज्यादा होगी? एक्चुअली जो रेंट है ना ये एरिया वाइज है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप जो है ना वो क्रंकन हाउस के करीब है या नहीं है, क्रंकन ये हाउस चीज। नाजरीन के लिए कि यहाँ पे जर्मनी में जी हॉस्पिटल को कहते हॉस्पिटल, हैं। तो ये चीज मैटर नहीं है। जो एक्चुअली जो जो रेंट है ना वो एरिया वाइज डिफाइन होते हैं, मतलब लोकेशन बेस्ड है। लोकेशन बेस्ड है। तो वो आजकल जो रेट चल रहे हैं, जो महंगाई की वजह से, अगर रोड अच्छी है तो वो 2,000 से लेके 5,000 यूरो के बीच बीच में आपको जो नॉर्मल फार्मेसी है, और ये आप प्रोमो में देख चुके होंगे कि एक फार्मेसी का जो नजर आती है वो कुछ और होती है, और पीछे उससे 4-5 गुना काफी जी बड़ी होती है। बिल्कुल, यहाँ की रिक्वायरमेंट है स्टेट की तरफ से कि आप फार्मेसी के लिए आपको मिनिमम 110 स्क्वायर मीटर का जो है ना वो जगह चाहिए होती है। सेल एरिया उसमें कितना होता है और ये स्टॉक के लिए कितना एरिया होता है? उसमें जो फ्रंट में जो एरिया है वो उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है वो कि वो 30 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो सेल एरिया 30 क्वाड्रेंट हाँ होना चाहिए, बिल्कुल। और जो पीछे है और जो टोटल है वो टोटल 110, 120 110, 120। जो वो है ना 120 है वो जो हॉस्पिटल फार्मेसी जिनके हॉस्पिटल के साथ फार्मेसीज हैं, और जो नॉर्मल फार्मेसी है वो 110। वो उसका क्या रीजन है कि उस हॉस्पिटल के साथ है तो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए? हाँ वो इस उसकी ये रीज़न है कि फिर ताकि उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में जो मेडिसिन यूज़ होनी है और जब वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिर पूरी हो सके। अच्छा, एक और सवाल जो मैं अपने लिए पूछना चाह रहा हूँ, नाज़रीन के लिए भी होगा, तो एक फार्मासिस्ट एक फार्मेसी के दवाइयाँ बेचने के अलावा और क्या कर सकता है? फार्मासिस्ट इंडस्ट्री में जॉब कर सकता है। इंडस्ट्री में आपको पता है कि जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन इंडस्ट्री, बनाती हैं। जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ओके। फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वहाँ पे मुख्तलिफ रोल्स हैं फार्मासिस्ट के। जैसे कि प्रोडक्शन में है, तो जो भी पूरी दुनिया में जहाँ जो भी मेडिसिन प्रोड्यूस होती है वो फार्मासिस्ट की ज़ेर निगरानी होती है। तो एज ए उसको कहा जाता है प्रोडक्शन फार्मासिस्ट। ओके। वो रोल ले सकता है। और इसके अलावा फिर एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, वो भी फार्मासिस्ट होता है। वो भी जो क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल जो भी हो रहा होता है पूरी दुनिया में फार्मा इंडस्ट्रीज में, वो फार्मासिस्ट होता है, उसके सुपरविजन में हो रहा होता है। ओके। इसके अलावा फिर होता है जो फोरेंसिक
कॉम्स होते हैं, लॉ ये के जो डीएनए की सैंपलिंग वगैरह। लॉ के रिलेटेड नहीं, जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो स्टेट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं मेडिसिन के रिलेटेड। मेडिसिन के रिलेटेड, कि जो स्पेसिफिकेशंस हैं, और इसके अलावा जो लीफलेट्स हैं, और बहुत सारी जो पैकिंग के ऊपर क्या आप लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, लीफलेट में क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, और किस तरह से कौन सी चीज़ें आपको लो हैं और कौन सी चीज़ें नहीं लो, तो ये रेगुलेटरी थिंग्स होती हैं। ये भी एक सुपरविजन फार्मासिस्ट की सुपरविजन में होती है। तो मुख्तलिफ रोल्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वहाँ पे आप कर सकते हैं। और क्योंकि जर्मनी में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो लिमिटेड हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में शायद कोई 20-30% जो है वो जर्मनी से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हों। वहाँ पे मेरे ख्याल में शायद कोई 200 या 200 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, और यहाँ पे सिर्फ गिनी चुनी चंद फार्मा इंडस्ट्रीज हैं। इस वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो जॉब्स हैं वो सैचुरेटेड हैं, कम है, तो इसलिए वहाँ पे जॉब मिल सकती है। उसमें डिपेंड करता है आपकी लक, जिस वक्त उनको बंदा चाहिए हो और तब आप एंटर हो सकें, आपकी लक पे डिपेंड करता है। वहाँ पे कुछ फार्मासिस्ट जॉब कर रहे हैं, इवन के जो फॉरेनर फार्मासिस्ट पाकिस्तान, इंडिया से और काफ़ी कंट्री से, और वो रिसर्च फार्मासिस्ट भी नहीं है। कुछ रोल्स होते हैं जिनके लिए, जैसे वो लक डिपेंड करेगा, रोल होगा तो जहाँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन बेहतर यही है, मेरी एज अ रिकमेंडेशन यही है कि भी लैंग्वेज सीखें और रजिस्टर्ड हो अपने आप। बिल्कुल, अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर। फिर आपके पीछे फिर जॉब्स भागेंगी, आपको जॉब का मसला नहीं होगा। एग्जैक्ट। तो एक और बताएं कि जिस तरह आईटी का तो मुझे आइडिया है ना कि अगर आप मिनिमम इंडस्ट्री से स्टार्ट करना 40,000 यूरो पर एनम से लेके जितने आपके स्किल्स है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा कोई 1 लाख यूरो तक एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर सॉफ्टवेयर 1,20,000 तक चले जाते हैं। तो अगर लेट्स सपोज एक बंदा जो मार्केट में एंटर हो रहा है, एक अगर आप एज ए एम्प्लॉई बात करें ना, अगर एक फार्मासिस्ट एम्प्लॉय मार्केट में एंटर हो रहा है पहले एक्सपीरियंस के साथ 0 से, तो उसको कहाँ से लेकर कहाँ तक, मतलब कितनी रेंज में सैलरी मिल जाती है? नेट एनुअल सैलरी एनुअल बता दें। हाँ, मैं ग्रोस सैलरी बताऊंगा। ब्रूटो सैलरी 50,000 यूरो जो है वो कह लें कि स्टार्टिंग सैलरी है फार्मासिस्ट की एनुअल। और उसके बाद फिर एक्सपीरियंस के साथ, और फिर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपका एक्सपीरियंस, या आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे सैलरीज मुख्तलिफ हो सकती हैं, एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आईटी से शायद थोड़ी कम है, लेकिन एक रीजनेबल सैलरी है फार्मासिस्ट की, अच्छी सैलरी है जर्मनी के हिसाब से ना। बिल्कुल। तो एज आप एक फार्मासिस्ट भी हैं, आपने फील्ड में भी काम किया हुआ, अभी आपने एज अ एंटरप्रेन्योर भी आप मार्केट में आ गए हैं, अपनी फार्मेसी बना ली, तो आपको क्या लगता है कितना आसान है ये सफर? देखिए, तो जब आप एम्प्लॉई हैं तो डजंट मैटर कि चीज बिक रही है नहीं बिक रही, आपको अपनी सैलरी मिल रही है। बिल्कुल, अभी आप खुद एज एम्प्लॉयड होंगे तो आपको अब कैसा लगता है ये सफर? अब कैसी फीलिंग आ रही है, मतलब मोटिवेशन क्या है, कितना आपको काम करना पड़ता है? पहले कितना करते थे, कितने घंटे काम करते थे, अब कितने घंटे काम करना पड़ता है? ये है कि जब आप एम्प्लॉय होते हैं ना, तो आपकी फिक्स आवर ड्यूटी है, आपने वो काम करना है, और उसके बाद आपने घर चले जाना है, और उसके बाद जब अपने वर्क प्लेस से बाहर निकल जाना है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आप की जो शॉप, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो लॉस में है, प्रॉफिट में है, आपको कोई इसकी परेशानी नहीं है। लेकिन जो जिसकी वो शॉप होती है, जिसका वो बिजनेस होता है, वो उसके लिए, हाँ, इसके लिए वो फिर दिन रात मेहनत करता है। वो हर टाइम सोचता है, देखता है मैं क्या चीज़ बेहतर करूं, किस चीज़ से मेरी सेल बेहतर हो, ठीक है। और हज़ारों चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और बहुत कुछ होता है जिसके लिए फिर आप 8 घंटे की बजाय आप 10-12 घंटे भी काम करते हैं। हाँ, फिर तो जितनी मेहनत करेंगे उतना फिर है। बिल्कुल। तो ये इसके अलावा बिजनेस डज नॉट मीन कि आप हर बंदा, आपने देखा होगा ना कि हर बंदा कहता है कि बिजनेस में आप पैसे ज्यादा कमाते हैं ना एज कम्पेयर टू सैलरी। लेकिन अगर आप
अगर हम रियलिटी की बात करें तो इट्स नॉट ऑलवेज द केस। ठीक है, मोस्ट केसेस में ऐसा भी है भी, लेकिन नॉट ऑलवेज, नॉट 100%। आप बिजनेस में माइनस में भी जा सकते हैं। लॉस तो क्वाइट नॉर्मल होता है बिल्कुल। किसी भी तो जगह। इस तरह से ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि आप बिजनेस में कितना जॉब से ज़्यादा पैसे कमाते हैं या कि नहीं, और कितने ज़्यादा कमाते हैं। यहाँ जर्मनी में अगर हम लोकल्स की बात करें तो 99% जो जर्मन्स हैं वो प्रेफर करते हैं एज ए एम्प्लॉय जॉब। एम्प्लॉय रहना, ठीक है, स्यापाना पालना। हाँ, वो कहते हैं कि हमें जो है वो हमें फ्रीडम चाहिए। हम 2-4 ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने आप को इतनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी टेंशन में नहीं डालना चाहते। तो एज ए एम्प्लॉय आप हमेशा जो है वो परमानेंटली आप प्लस में होते हैं। आप काम करते हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलती है, और वो सैलरी छुट्टियां मिलती हैं, हाँ, एक साल में बिल्कुल छुट्टी मिलती है, और जब आपने छुट्टी लेनी आपको मिलती है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपने 1000 दफा पहले सोचना है कि मैं छुट्टी लूं, मैं ना छुट्टी लूं, मैं छुट्टी लूं तो पीछे एम्प्लॉइज की कब मैं छुट्टी लूं, किस सीजन में मेरा बिजनेस इफेक्ट ना हो। तो 1000 चीजें सोचनी पड़ती हैं आपको। मेहनत ऑब्वियस सी बात है, ये तो सबको पता है अगर आप बिजनेस करेंगे तो। मेरा एक उसके बाद तकरीबन आखिरी सवाल है, तकरीबन हमने कवर कर लिया सारा कुछ। अब यहाँ पे बिजनेस का तो, अब जर्मनी के अंदर जो बिजनेस के साथ जो इसके टैक्स रिटर्न्स है ना, ये एक मुश्किल तरीन काम है यहाँ पे। अगर आप सिंगल भी हैं या एम्प्लॉय भी हैं तो आपको हर साल अपने रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं कंपल्सरी, यहाँ पे जो पैसे अर्निंग कर रहा है। और अगर आपका बिजनेस है तो अगर डेली बेसिस पे सेल है तो फिर तो आप पे बर्डन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपने वैट ले रहे होते हैं। उम्रस्टोर जर्मनी करते हैं, उम्रस्टोर बोलते हैं, वरना जो पूरी दुनिया में वैट होता है तो अब 9% 10% आप कस्टमर से ले रहे होते हैं, और आपने स्टेट को वो वापस करना होता है 19%। अच्छा, इसके 19%, मेडिसिन के लिए 19%, तो वो आप कस्टमर से लेके आपने स्टेट को वापस करना होता है, ये तकरीबन हर मंथ करना पड़ता है। तो क्या ये पॉसिबल है अगर आप एज अ फर्म, क्योंकि आपकी फील्ड नहीं है फाइनेंस की ना, और आप फार्मासिस्ट हैं, तो ये क्या पॉसिबल है कि आप अकेले खुद ये कर सकें ये से सारी फाइनेंस की रिलेटेड जो है टैक्स, या इसके लिए आपको फिर कोई कंपनी या कुछ की हायरिंग करनी, और अगर हायरिंग करनी पड़ती है तो उसके लिए कितना आपको, मतलब कितने तक आपको स्टोर बाटर या जो टैक्स कंसल्टेंट मिल जाता है? असल में इसमें 2 चीजें होती हैं, बुकहाल्tung, बुक कीपिंग, अकाउंटेंट, बुक कीपिंग, और स्टोयाक्लेयरिंग, टैक्स क्लियरेंस। ठीक है, ये 2 चीजें हैं। तो आप टैक्स क्लियरेंस तो हो सकता है आप किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर आप खुद कर सके, लेकिन बुक कीपिंग एक बहुत बड़ा काम है जो वो आप खुद भी कर भी सकते हैं, लेकिन वो अच्छा खासा काम है। एक फुल फ्लेज बंदा आपको फुल टाइम एक पोजीशन है एक बंदे की कि वो आपको करनी पड़ती है। और इसके अलावा एक होता है साल के एंड पे आपने जो है वो एक फाइनेंस आपको बना के देनी होती है, उसको कहते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो वो भी अच्छा खासा टफ होता है। वो जो जैसे यहाँ पे जर्मनी में जो अच्छे खासे कमा रहे होते हैं ना, वो कभी भी इस चीज को खुद हाथ नहीं डालते। वो हमेशा स्टोयाब्रातर जो होता है ना, जो टैक्स कंसल्टेंट होता है, वो उसी से करवाते हैं। ठीक है, तो वो एक जरूरी होता है कि आपने साल के एंड पे वो टैक्स क्लियरेंस जब करनी है तो वो आपने उनको देनी है। उसके अंदर फिर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिटेल में होती है, आपने क्या कमाया, आपने कितना इन्वेस्ट किया, आप कितने लॉस में कितने प्रॉफिट में हैं, और दिस एंड दैट जो है वो साल के एंड पे। और जो वैट है, जो उसकी टैक्स क्लियरिंग मेरे ख्याल में आप हर मंथ, जो वैट है वो नॉर्मली जो बिजनेस ज्यादा कमा रहा है वो हर महीने उसको ट्रांसफर करता है फिनांस को। लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो तो फिनांस आपको ये भी कह सकती है कि आप जरूरी नहीं हर महीने आप ट्रांसफर करें, हर 3 महीने बाद आप कर सकते हैं, या हर 6 महीने बाद कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपका जो वॉल्यूम कितना है। एक ज़िमनी सवाल यहाँ पे लें और कि ये जो वैट देना होता है, इसके लिए आपने अपना अकाउंट दिया होता है उनको कि भाई इस मेरे अकाउंट से वो डिडक्ट कर लें? फॉर एग्जांपल आपने अपनी 30 सेल की, आपने इतना कर लिया, जिनको पता चल गया कि 2000 या 3 या 50 जितना भी आपका वैट बना, तो वो आपने मैनुअल उनके फिनांस के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, या आप उनको अकाउंट दिया हुआ बता दिया वो ऑटोमेटिकली उतने पैसे आपके अकाउंट से? दोनों चीजें पॉसिबल हैं।
आप जो भी करना चाहें आप डिसाइड कर सकते हैं। और ये है लेकिन मस्ट है, इसके बगैर हाल कोई नहीं आप हाँ जी, वैट तो आपने देना ही देना है ना। जो आप वैट आप कस्टमर से ले रहे हैं वो वैट आपने आगे फिनांस को देना है, लेकिन उससे पहले जो है वो कैलकुलेशन होती है कि आपने कितना वैट लिया है और आपने कितना वैट दिया है। ठीक है। मतलब मैं जो चीज खरीदता हूँ उस पे मैं वैट देता हूँ 19%। फार्मास्यूटिकल कंपनी से आप जी बिल्कुल। और जो कस्टमर को मैं सेल करता हूँ उस पे मैं कस्टमर से 19% लेता हूँ। तो मंथ के एंड पे फिर ये जो है वो हिसाब किताब होता है कि डिफरेंस क्या है, प्लस में है या माइनस में है। अगर मैंने ज्यादा वैट लिया है और कम मैंने दिया है तो जो डिफरेंस होगा वो मुझे फिनांस को देना होगा। और अगर मैंने चीजें ज्यादा खरीद ली हैं, मेरी उतनी सेल नहीं हुई, मैंने वैट ज्यादा दिया हुआ है लेकिन मुझे वैट कम मिला है, मुझे वापस कम मिला है वैट, तो जो डिफरेंस होगा वो फिनांस मुझे देगी। तो फिनांस उतना आपको पे करेगी। जी बिल्कुल। परफेक्ट, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा हमारे लिए टाइम निकाला। तो नाजरीन, उम्मीद है अगर आप फार्मेसी या फार्मासिस्ट या उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो आपको इस वीडियो के तवसत से मिल चुकी होगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई है तो काइंडली मेहरबानी करें, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और डॉक्टर साहब आप रिक्वेस्ट कर दें कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारे। जी बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी का जो बटन है ना, बेल का बटन, वो वो जरूर दबाना सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, एक ऑफर मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। अगर कोई इंडिया या पाकिस्तान से कोई मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन है जो इमरजेंसी में वहाँ से नहीं मिलेगी और वो करना चाहते हैं पाकिस्तान में, उसको मंगवाना चाह रहे हैं, इंडिया में मंगवाना या किसी और मुल्क में मंगवाना चाह रहे हैं, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को जो वहाँ से देख रहे हैं उनके लिए इमरजेंसी मेडिसिन भिजवा सकते हैं? जी बिल्कुल भिजवा सकते हैं। ऐसा का बात होता है कि कोई ऐसी मेडिसिन जो इंटरनेशनल कंपनीज बनाती हैं और वो लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं वो नहीं बनाती, और अगर वो कभी शॉर्ट हो जाती है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वो मेडिसिन शॉर्ट ना हो, अगर यहाँ पे वो अवेलेबल हो तो हम उनको दे सकते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जो आपका नंबर है वो दे सकता हूँ अपने व्यूअर्स को, ताकि बिल्कुल अगर वो कांटेक्ट करना चाहें तो आपसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।